हाय गाइस, वेलकम टू बीटीएस ब्रिज टू सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंड आई होप कि शानदार होंगे, जानदार होंगे और जबरदस्त तो आप रहते ही हैं। ठीक है, आज मुझे बहुत खुशी भी हो रही है, बहुत अच्छा भी लग रहा है, महसूस भी अच्छा कर रहा हूं कि हम लोग ब्रिज टू सक्सेस के लिए जो हमने टारगेट सेट किया है कि ईएस, गेट और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का सारा क्वेश्चंस जो मैं करने वाला हूं, उसी के साथ साथ एक नए टॉपिक का आज शुरुआत करने वाला हूं, आगाज करने वाले हैं। वैसे तो इस टॉपिक का थोड़ा सा जलवा अलग है, लेकिन उसी जलवे को खत्म करने के लिए हमारा जलवा काम आएगा। ये टॉपिक जो है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। एक और हम लोग मील का पत्थर साबित करने वाले हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस को आसान करके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहे वो बड़े बड़े कोचिंग में कहीं भी पढ़े होंगे या पढ़ते हैं, मैं किसी का गलत तो बोलता ही नहीं हूं, आज तक नहीं बोला हूं ना, मैं आगे बोलूंगा, ये मेरा मतलब अपना फंडा है। फिर भी आप कहीं पढ़ लीजिए, एक माइंड में ना टीस रह जाता है कि यार स्ट्रक्चर बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। होता कुछ नहीं है, कुल मिलाकर के 10% जो पोर्शन है ना, वो थोड़े से मुश्किल है। जहां पे स्ट्रेन एनर्जी वाला फंडा आता है, वो वाकई थोड़े से स्टूडेंट को परेशान करते हैं, क्योंकि उसका यूज हम लोग पूरे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और अचानक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग का खूब यूज हो जाता है। खूब कहने का मतलब कुछ मेथड है जो पार्टिकुलरली स्ट्रेन एनर्जी मेथड, उसका थोड़ा सा ना भय बना हुआ रहता है, डर बना हुआ रहता है। तो खैर, हम लोग धीरे धीरे उस पर भी जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन जो पोर्शंस कहता है कि एग्जाम में जो आएंगे, हालांकि बहुत जगह जेई के एग्जाम में बोले जाते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो खुद पढ़ाना नहीं चाहते हैं, टाइम लगेगा। तो आपको क्या किया जाएगा, 5 से 10 मीठी गोली दे दी जाएंगे डिटर्मिनेसी का, और 5 से 7 क्वेश्चन ट्रस्ट का छोटे छोटे क्वेश्चन करा देंगे। बोलेंगे यही दोनों से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, इसी को करके जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। मैं एग्री भी करता हूं कि डिटर्मिनेसी से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ट्रस्ट से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं आता है कि लॉलीपॉप से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वजह है, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग करते हैं, तो आईएएस में, ईएस के एग्जाम में, और जहां पे सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे इसका वेटेज अच्छा खासा माना जाता है। अच्छा खासा मतलब 30 to 40 मार्क्स अकेले ये कवर कर सकते हैं, जो कि अपने आप में अच्छा खासा मार्क्स है। ठीक है, अब ये अच्छा खासा कौन से टॉपिक से आते हैं, ये सब बातें हम लोग करते ही। आपको भी पता है कि हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो पूरा फ्यूचर का प्लानिंग करते हैं कि कहां कहां पे हम लोग कहां पे जोर डालेंगे, और कहां कहां इस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, और इसको हमें संभालना कहां पे है, कैसे संभालना है, ये सब बातें तो हम लोग करते ही हैं। तो आज इसी को हम लोग आगे संभालेंगे। बार बार आप देखे होंगे बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जरूर यूनिकनेस उसमें दिखा होगा, तो डैम श्योर इसमें भी यूनिकनेस दिखेगा। डिटर्मिनेसी मैं गारंटी देता हूं, चाहे कितना बड़ा भी फ्रेम लेके आओ,
10 सेकेंड के अंदर खटक कर देंगे। 10 सेकेंड। पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पूरा लेक्चर ढंग से देखना पड़ेगा। 10 सेकेंड मैं प्रॉमिस करता हूं आपके साथ, मैं डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी का कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन क्लास में करूंगा डिस्कशन, और उसको 3 मेथड से हम लोग करेंगे। 2 मेथड बुक किस होगा, 2 मेथड जो कॉमन यूज होता है हर जगह वही पढ़ाते हैं, वो थोड़े से लेंदी। तीसरा मेथड जो होगा वो हमारा अपना होगा, जो कि शॉर्टकट होगा, बिल्कुल 10 सेकेंड में बिना पेन वेन छुए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कहानी खत्म कर देना है। और आज तक बड़े बड़े सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया है, तो आज तक इसमें तो फेल हुए नहीं है, तो आई होप इसमें भी आपको मजा आने वाला है। और देखते जाइएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से स्ट्रक्चरल एनालिसिस के ऊपर हम लोग जीत हासिल कर लेते हैं। और जीतना है तो जीतना है, मेहनत करना है तो करना है यार, पीछे नहीं हटना है। उसी को हम लोग को आसान बनाना है, मेहनत करके ही आसान बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग कौन से एग्जाम में कितना वेटेज है इसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या कहां कहां क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस मैं बड़े से आता हूं। ESE ऑब्जेक्टिव पेपर 1 में यह लगभग 8 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना है वेटेज? 8 to 12 मार्क्स। ये मैं ज्यादा पीछे का डाटा नहीं ले रहा हूं, मैं करंट डाटा ले रहा हूं 2015 से लेकर के 20 के आसपास तक। 8 to 12 मार्क्स का ESE ऑब्जेक्टिव में रहता है। सब्जेक्टिव में लगभग 50 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे लगभग। अब ESE के बाद आता है गेट एग्जाम। गेट में ऑब्जेक्टिवली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बहुत वेटेज इसका 3 नंबर ही, सुनने में 3 नंबर लगता है लेकिन बहुत ज्यादा है। ये एक छोटा सा टॉपिक स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 से 3 मार्क्स का है, और बड़े बड़े सब्जेक्ट 2, 4 नंबर 5 नंबर में आते हैं, तो इसका वेटेज तो मैं कहूंगा कि है। अगर कुल मिलाकर के मैं बोलूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों मिलाकर के कितना आता है, तो लगभग आप 10 ± 2 कर सकते हो। यह वेटेज गेट में रहता है 10 ± 2 मतलब 8 to 12 मार्क्स के आसपास, जो कि गेट के एग्जाम में 10 मार्क्स 12 मार्क्स बहुत हैवी वेटेज माना जाता है किसी भी। इसमें आप जानते ही होंगे, मैं जब एनवायरमेंट पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि हाईली वेटेज है। सॉइल पढ़ा रहा था, उसमें हाईली वेटेज है। ट्रांसपोर्टेशन एक अलग अगला डेमो उसी का आएगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसमें हाईली वेटेज है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो हाईली वेटेज हैं गेट के लिए। अब रही बात, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि SSC JEE के बारे में सर नहीं बताते हैं ज्यादा, तो मैं बता देता हूं। SSC JEE में 2018 का एग्जाम हुआ था, इसमें कुल 12 पेपर हुए थे। देखो यहीं पे मिथ्य साबित होगा, 12 पेपर्स हुए थे। इनमें मिनिमम नंबर जो था वो 2 मार्क्स का था, और मैक्सिमम जो थे वो 8 मार्क्स के पेपर में थे स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आई? 2018 में 12 पेपर हुए थे, मॉर्निंग इवनिंग ऐसे कर करके लगभग 12 पेपर हुए थे। और 12 पेपर का एनालिसिस अगर मैं देखूं तो सबसे कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और उन्हीं किसी पेपर में 8 मार्क्स सबसे ज्यादा था। 8 मार्क्स 3 पेपर में 8 मार्क्स थे, पेपर में 8 मार्क्स थे, और 2 पेपर में 2 पेपर में 2 मार्क्स थे। बाकी के पेपर में 5 6 4 6 5 3 ऐसे करके थे। मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 8 मार्क्स। अगर इसका एवरेज भी लेते हो तो मैं यहां पे भी कह सकता हूं कि 4 क्वेश्चंस का माइंड में सेटअप बना लीजिए कि 4 क्वेश्चन के आसपास SSC JEE में रहते हैं। अब देखो क्यों कहते हो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस वेटेज नहीं है, SSC JEE में है।
अभी और मैं बात करूंगा। अब एसएससी जेई में लोग इसलिए कहते हैं कि डिप्लोमा वाले को ज्यादा स्ट्रक्चर पढ़ाते नहीं है, एक पूरे टॉपिक गायब कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। मैं तो ऐसे ऐसे कोचिंग में ऐसे ऐसे टीचर का नाम जानता हूं, मैकेनिकल के टीचर स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ाए हैं, और मैं प्रोमिस के साथ कह सकता हूं, मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूं कि ऐसा हुआ है। अब बताइए, स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या छोटा सा ट्रस जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, कॉमन पेपर उसमें आता है ट्रस मैकेनिक्स में, छोटा सा डिटर्मिनेसी जो हम लोग 100 में पढ़ते हैं, थोड़ा सा, क्या उससे काम चलेगा? स्ट्रक्चर एनालिसिस यही है क्या? नहीं है। तो बहुत दमदार टॉपिक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम लोग इस पे जीत जरूर हासिल करेंगे और इसको जीतना जरूरी है, क्योंकि कोर सब्जेक्ट है, प्योर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यही है। अब बात ये आती है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते क्या है। देखिए, अब फर्स्ट लेक्चर तो मेरा हमेशा इंट्रोडक्शन ही होता है कि कब कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो ये समझ में आ गया। तो लगभग ये अब इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस को अब इग्नोर तो नहीं कर सकते हो, यह बात तो तय है कि हमें इग्नोर करना महंगा पड़ेगा। और इस बार का पेपर 2019 का पेपर देख लीजिए, बहुत सारे पेपर में 8-8 मार्क्स का है, 6-6 मार्क्स का आया है, 5-5 मार्क्स का स्ट्रक्चर एनालिसिस आया है। तो लगभग आप एक्सपेक्ट करेंगे 4 मार्क्स के आसपास, कम से कम इतना एक्सपेक्ट करेंगे, दिमाग में ये सेट कर लेंगे कि हमें ये आना चाहिए। अब बात है कि हम लोग इसमें क्या इसको फुलफिल कैसे करेंगे, ये किस चीज का कॉम्बिनेशन स्ट्रक्चर एनालिसिस कहलाएगा, ये हम लोग देखते हैं। एज यूजुअल इंट्रोडक्शन हमेशा की तरह, दूसरा डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, तीसरा ध्यान से समझिएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड एनालिसिस। क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड एनालिसिस का। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन सा है, इसको भी लिखते हैं। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब बात हम लोग यहां पे आते हैं फोर्स मेथड, फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल से बातें करेंगे बाद में। नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ट्रसेस, ट्रसेस। नेक्स्ट है, क्या लिखूं, मैट्रिक्स लिख दूं, मैट्रिक्स मेथड एनालिसिस। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, साथ साथ में रोलिंग लोड भी पढ़ लेंगे। उसके बाद सस्पेंशन एंड केबल, केबल्स। नेक्स्ट है आर्चेज, नेक्स्ट है डायनेमिक्स, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, ये है। रही बात, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जान पहचान बढ़ाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज जो हैं, वो 3 टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। ट्रसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी प्लस सब्जेक्टिव के लिए भी
इंपॉर्टेंट है। रेड दिख रहा है सही से कि ब्लू से यूज करूं? ट्रेसेस ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिवली दोनों इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर जरूर ट्रस के ऊपर क्वेश्चन होंगे। ये आप एकदम माइंड सेट कर लीजिए। दूसरा, ये वाला जो स्लोप डिफ्लेक्शन एंड मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो है, ये भी ऑब्जेक्टिव ईएस के लिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिवली ये इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है। रही बात सस्पेंशन केबल, मैट्रिक्स मेथड एंड आर्चेज, और ये ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब्जेक्टिव नहीं बनता है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आते हैं। ये टॉपिक का वेटेज जो है ज्यादातर ऑब्जेक्टिवली है। डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, इसमें सब्जेक्टिव बनता नहीं है। या क्या करेंगे, 5-6 फ्रेम या बीम इस तरीके से आपको दे देंगे, बोलेंगे सभी का डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी बता दीजिए, स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी बता दीजिए, ये इंटरनल और एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी बता दीजिए। अलग अलग इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है 10 नंबर में, 5 नंबर में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर यही तो कॉम्बिनेशन है तो कुल मिलाकर के हमारा जो वेटेज है वो ऑब्जेक्टिव ही पॉइंट पे हम लोग सेट करेंगे और कुछ भी इस पे नहीं करेंगे। इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे कि मैंने सोम पढ़ा उसमें भी अलग तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, सॉइल पढ़ा उसमें भी, आरसीसी पढ़ा उसमें भी, बीएमसीटी पढ़ा उसमें भी, इन्वायरमेंट में भी, तो इसमें भी हम लोग यूज करेंगे इंट्रोडक्शन का टॉपिक। ट्रेसेस समझ में आ गया। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, अब यहां से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये मेथड हम लोग डिफ्लेक्शन में बहुत कुछ यूज कर चुके हैं और यहां पे भी जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे और इसी के ऊपर हम लोग टारगेट करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, मेथड ऑफ लीस्ट वर्क। मेथड ऑफ लीस्ट वर्क, या इसी को बोला जाता है कैस्टिग्लियानोज मेथड। दूसरा, यूनिट लोड मेथड भी या वर्चुअल वर्क मेथड भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, यूनिट लोड मेथड, ये सब डिफ्लेक्शन में निकाला हूं, और इसी का वर्चुअल वर्क मेथड। तीसरा हम लोग कर सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी मेथड। ये भी हम लोगों ने किया है डिफ्लेक्शन में, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। उसके बाद क्लैपरल 3 मोमेंट इक्वेशन, क्लैपरल 3 मोमेंट इक्वेशन, CLAPRAL, क्लैपरल 3 मोमेंट इक्वेशन। ये जनरली एनालिसिस करते हैं कंटिन्यूअस बीम का। किसके लिए? कंटिन्यूअस बीम का एनालिसिस हम लोग करते हैं, तो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, कंटिन्यूअस बीम का हम लोग एनालिसिस इससे करते हैं। नेक्स्ट क्या बच गया? कॉलम एनालॉजी मेथड बोलते हैं या एनालॉगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉलम एनालॉगी मेथड। कॉलम एनालॉगी मेथड। और क्या बचा? और कुछ बचा क्या? कॉलम एनालॉगी मेथड में हम लोग सीधा सीधा रिजिड फ्रेम और फिक्स सपोर्ट वाला हम लोग करते हैं, इसी का यूज करते हैं। रिजिड फ्रेम विद, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, विद फिक्स सपोर्ट। और क्या है लास्ट?
फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड वहां पे भी लिख दिया हूं, यहां पे भी लिख दे रहा हूं ये चीजें। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। अब देखो कुल मिलाकर के ये देखने में बहुत बड़ा है, और जो आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन करता है ना, स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो कॉन्फिडेंस डाउन करता है, ये यही भाई साहब है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जो कॉन्फिडेंस डाउन करता है वो यही भाई साहब है। तो जो कॉन्फिडेंस डाउन करे लाइफ में, अगर उस बंदे का इंपॉर्टेंस नहीं हो लाइफ में, तो उसको इग्नोर मार देना चाहिए। इसका हम लोग बहुत कुछ, यूनिट लोड मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट वर्क, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, ये सारे मेथड हम लोग डिफ्लेक्शन में भी पढ़े हैं और यहां पे भी पढ़ेंगे। तो ज्यादातर तो हम लोग कवर कर चुके हैं इसके बारे में, और बहुत ज्यादा मास्टरी इसमें करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत वास्ट है, तो हम लोग इसको थोड़े बहुत नजरअंदाज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप जानते हो कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं थोड़े से लेयर बाय लेयर पढ़ाता हूं, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग थोड़े से इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन जब एक बार हमारा कमांड हो जाएगा ना स्ट्रक्चर एनालिसिस पे, हम कॉन्फिडेंस महसूस करने लगेंगे कि हाँ अब मुझे आता है, फिर हम दोबारा इसको भी पढ़ लेंगे, ताकि आप ये ना कहो कि हाँ प्रभात सर नहीं पढ़ाए। क्योंकि ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट में कंपटीशन टीचर का है, लेकिन उसका शिकार आप हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये भी हम लोग करेंगे सेकेंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में नहीं करेंगे। कुल मिलाकर के मैं इस पे सिलेबस एनालिसिस पे इसको फाइनल टच दे रहा हूं कि हमें कुल मिलाकर के ध्यान कहां देना है। सबसे ज्यादा कुछ नहीं, अगर ज्यादा लेंदी कभी हो जाए, रिवीजन हम नहीं कर पाए मान लीजिए, तो इस पे तो करना ही करना है, इस पे तो करना ही करना है, इस पे करना है, और एक इस पे करना है। आर्चेज में 2 हिंज्ड आर्क और 3 हिंज्ड आर्क है, तो 3 हिंज्ड आर्क पे ज्यादा जोर डालना है। ये 4-5 पोर्शन है जो आपको संभालना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसके बाद नहीं आता है तो बहुत ज्यादा डिमेरिट आपके पास नहीं होंगे, डिमेरिट इफेक्ट्स नहीं रहेंगे, नुकसान नहीं होंगे आपको बहुत ज्यादा। इतना करोगे तो आप ये सोच के चलो कि 80 से 85% क्वेश्चन हमारे जोन में रहेगा, हम उसको बना देंगे। हो सके तो 100 भी यहीं से रह सकता है, लेकिन चलो फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेबस लिखा हुआ है तो 10-15% इधर उधर हो सकता है, तो आप इसको संभालेंगे। जो बंदा एसएससी जेईई का तैयारी कर रहा है उसको 3 टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि 100% श्योरिटी है कि इन दोनों मेथड से एक क्वेश्चन रहेंगे, और इन दोनों मेथड से एक क्वेश्चन रहेंगे तो वो क्वेश्चन 10-5 नंबर के नहीं रहेंगे, मिनिमम 20 या 25 मार्क्स के रहेंगे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हैं एसएससी जेईई में। दूसरा पॉसिबिलिटीज है ट्रस्ट। यहां से एक क्वेश्चन यहां से और एक क्वेश्चन यहां से, दोनों की पॉसिबिलिटीज 100% रहता है। किसी ईयर में ना आए इसका मतलब यह नहीं कि वो आएगा नहीं। आप ये माइंड सोच करके आप माइंड को स्टेबल करेंगे कि हमें यहां से और ट्रस्ट से 2 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, फतह करना है। यह बात एकदम माइंड में डाल लीजिए। या ईएस का तैयारी कर रहे हैं तो भी यहां से क्वेश्चन रहेंगे, ट्रस्ट से क्वेश्चन रहेंगे। ईएस में कभी कभी मैट्रिक्स मेथड पे भी आ जाता है क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस लाइन पे भी आ जाता है, तो थोड़ा सा ईएस का दायरा बढ़ जाता है। हम लोग टोटल कवर करेंगे, लेकिन लेयर वाइज। फर्स्ट लेयर में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ही करेंगे, धीरे धीरे करके
डालेंगे बक्सा में, क्योंकि ये तो लिमिटेशन है, पहले ही से डरा हुआ है कि अरे यार मुश्किल लगेगा। तो पहले हम लोग को कॉन्फिडेंस जीतना है कि नहीं, हम स्ट्रक्चर को हरा सकते हैं और हम जीत सकते हैं, हम लोग उस पर काम करेंगे पहले। उसके बाद A to Z चीज मैं करवाऊंगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि कैसे कराना, बस आप करने वाले बनिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट का एनालिसिस कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमें कंट्रोल करना है। ये हुआ है, ये दिखाने के लिए है, डराने के लिए है, ये तुम्हें मोटिवेशन के लिए नहीं है, डिमोटिवेशन के लिए है। कुछ क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी से डायरेक्ट फॉर्मूले पूछते हैं जो हम लोग डिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, यूनिट लोड मेथड डिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, मेथड ऑफ लीस्ट वर्क डिफ्लेक्शन में पढ़ चुके हैं, तीनों पढ़ चुके हैं। जो बचा यहां पढ़ लेंगे। तो घबराना किस बात का है, घबराना ही नहीं है। अब रही बात सिलेबस के बाद, अब इंट्रो का टाइम है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। मसला यह है, कई बार डिप्लोमा वाले को बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं बोलता हूं स्ट्रक्चर एनालिसिस का नाम लेता हूं, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा टॉपिक है। हो सकता है ये डिप्लोमा वाले बच्चे कम देखेंगे इसको, क्योंकि ये टॉपिक ही उनको नहीं पता चलता है कि ये है क्या एक्चुअली में। तो मैं उन्हीं को समझाने के लिए समझा रहा हूं, और जो बीटेक वाले हैं उनको समझ में नहीं आता कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ना, ये एक्सटेंशन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक्सटेंशन है, जिसमें हम लोग इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चरल का एनालिसिस करते हैं। अब देखो, अभी हमारे लैंग्वेज में एक लाइन बोला और दो डाउट निकल के आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, यही एक क्वेश्चन है। उसके बाद निकल के आ रहा है कि इनडिटर्मिनेसी क्या है, इनडिटर्मिनेट क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और दोनों को कॉम्बिनेशन का ही एनालिसिस हम लोग किस में करेंगे? स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो बड़े प्यार से, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी पार्ट है, कोई भी स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसके ऊपर अगर हम लोड डाल रहे हैं तो सेफली सपोर्ट के थ्रू लोड बियर हो जाए। सेफली वर्ड है। आप देखे होंगे सोम, जब मैं स्टार्ट किया था तो 3S बात किया था, स्टेबिलिटी, स्टिफनेस और सेफ्टी। इसी के ऊपर हम सिविल इंजीनियरिंग काम करते हैं। मैकेनिकल वाले चाहते हैं कि हमारा मशीन चलता रहे, हम सिविल वाले चाहते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर रुका रहे। अगर घर चलना स्टार्ट हो जाए, मोशन करना स्टार्ट हो जाए, तो रात को नींद नहीं आएगा। मशीन वाले का, मैकेनिकल वाले का मशीन रुक जाए तो कंपनी वाले फोन करके जीना हराम करेगा, भैया मशीन रुक गया, तुम सो रहे हो, मेरा यहां नुकसान हो रहा लाखों का। तो ये अंतर है दोनों चीजों में, समझिएगा। हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी, हम लोग बात करते हैं स्टैटिक कंडीशन में मेरा स्ट्रक्चर है। अब ये मान लीजिए मेरा घर है जिसमें पढ़ा रहा हूं, पता चले उस कोने से 3 mm सेटल हो गया है, तो दीवार उबार में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टेबल है? नहीं। इसका मतलब स्ट्रक्चर भी समझ में आया, अब डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेसी भी समझ में आएगा कि क्या है। उसके पहले हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे मैं कई बार इंक्वायरी देता हूं तो मैं बोलता हूं स्ट्रक्चर, तो फिर बाद में स्पेसिफाई करता हूं कि इसमें आरसीसी भी है, स्टील भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी है, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी है। मतलब ये पार्ट क्या है? हम लोग सोम और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस का मतलब क्या है कि सिस्टम दिया हुआ है, उसको हमें बताना होता है कि ये कितना लोड ले सकता है, कितना आ रहा है, इसका वेरिएशन कैसा है, ये एनालिसिस कर पाते हैं। इसी का रिवर्स है, या इसी का उल्टा मैं कह सकता हूं, ये क्या है? डिजाइन है। क्या होता है? डिजाइन। अब डिजाइन हम लोग पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन है।
मतलब जो हमारा मेंबर बना हुआ है, डिजाइन ही कर रहा हूं, लेकिन वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, सर्विसिबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, इकोनॉमी के बारे में सोच रहे हैं, एस्थेटिक के बारे में सोच रहे हैं। इन सब पैरामीटर के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जब हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए। आप देखे होंगे जब हम लोग आरसीसी पढ़ते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड या वर्किंग स्ट्रेस मेथड, या स्टील पढ़ते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम लोग सर्विसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम लोग डिजाइन करते हैं, तो जब हम सोम पढ़ रहे थे तो नॉर्मल जब स्ट्रेस, स्ट्रेन या स्लोप और डिफ्लेक्शन जब निकाल रहे थे, तो क्या वहां पे फैक्टर सेफ्टी के बारे में बात कर रहे थे क्या? अब ये जो कंडीशन यही से उल्टा होता है। तो जब हम लोग सोम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ते हैं, उसमें हम लोग तीन चीज को ध्यान में रखते हैं कि कंडीशन मेरा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। ये तीन कंडीशन होते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस वाले पोर्शन में। और डिजाइन वाले पोर्शन में सेफ्टी होना चाहिए, सर्विसिबिलिटी होने चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होने चाहिए, इकोनॉमी होना चाहिए, और देखने में भी अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिक होना चाहिए। यह है पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को। अब हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को क्लासिफाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इंजीनियरिंग, ठीक है। इसी को हम लोग दो पार्ट में हम लोग इसको पार्टीशन करते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ध्यान से देखिएगा, और एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। डिजाइन में आरसीसी हम लोग पढ़ते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ते हैं, और स्टील पढ़ते हैं। एनालिसिस में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम लोग करते हैं। अभी मैंने क्या बोला, बताया कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस या सोम में हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे काम करते हैं। इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है, और एनर्जी। इन तीन चीजों पे हम लोग बात करते हैं। डिजाइन में सेफ्टी बहुत बड़ा फैक्टर है, सर्विसिबिलिटी, तीसरा सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी, उसके बाद आपको क्या बता रहा था मैं, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी और एस्थेटिक। ठीक है, सर्विसिबिलिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, इकोनॉमी, एस्थेटिक, ये सारे कंडीशन हमारे डिजाइन वाले क्राइटेरिया में फुलफिल होना चाहिए। अभी भी बातें समझ में नहीं आई, अभी भी बातें समझ में नहीं आई कि हुआ क्या है। अब बात कि अब इसमें भी हम लोगों को थोड़े से अंतर करना पड़ेगा कि सोम में हम लोग क्या करते हैं और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम लोग क्या करने वाले हैं। सोम में जनरली हम लोग स्ट्रेस का कैलकुलेशन किए हैं, स्ट्रेन का कैलकुलेशन किए हैं, और हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का कैलकुलेशन किए हैं। आप देखिए कुल मिलाकर के मेरे पेन गूगल ड्राइव में कौन से फोल्डर गए, एक स्ट्रेस स्ट्रेन का 49 लेक्चर और डिफ्लेक्शन का 12 या 14 लेक्चर है, और एसएफडी एंड बीएमडी का लेक्चर गया है। ये तीन चीजें गए हैं। तो हम लोग सोम में जनरली स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। जनरली स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, अब बीएमडी जो एसएफडी हम लोग करते हैं वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का ही पार्ट है, लेकिन वहां पे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में हम जानते हैं। अब उस पे बात करेंगे। यहां पे सपोर्ट का रिएक्शन निकालना जरूरी होता है।
और BMDSFD हम लोग बनाना चाहते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसका हम ये एनालिसिस कर लें स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। क्लियर है? अब माइंड में आ रहा होगा कि सर तो BMDSFD पढ़ाए हैं सोम में पढ़ाए हैं। वजह क्या है? वजह क्या है कि उस वाले पोर्शन में हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करने का जरूरत ही नहीं था। हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आता था, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में हमने लगाया, अगर मामला सोल्व हो गया तो हमने कर दिया। अब आज मैं इंट्रोडक्शन में फिर से पढ़ाऊंगा। जब BMDSFD में पढ़ाया था वो लेक्चर आप देखेंगे, जरूर देखेंगे इसके पहले, कि वहां पे सपोर्ट रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे हो रहा है, कंकरेंट क्या है, पूरा ओवरलैप क्या है, पैरेलल क्या है, सब कुछ हमने डिटेल से कवर किया है। तो यहां पे भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा तेजी से करेंगे क्योंकि हम लोग एक लेक्चर पढ़ा चुके हैं। तो ये है, ठीक है। अब मसला समझ में आ गया कि हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस में करना क्या है। अभी मैंने बोला कि यहां पे जनरली हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने वाले हैं। अब मसला यह है कि इनडिटरमिनेट है क्या? मसला यह है कि इनडिटरमिनेट है क्या? अब इनडिटरमिनेट का उल्टा डिटरमिनेट है या डिटरमिनेट का उल्टा इनडिटरमिनेट है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डिटरमिनेट क्या है। डिटरमिनेट, अब समझिएगा, यहीं पे मैं बात करता हूं। अब यह सब मैं मिटा सकता हूं ताकि आपको समझ में आ चुका है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है और कैसे हम लोग इसको करेंगे, यह आपको समझ में आ चुका है फिलहाल। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं। मैं एक एक चीज को समझाऊंगा बड़े प्यार से, फिर बातें करेंगे। अब मसला यह है कि डिटरमिनेट क्या है। डिटरमिनेट क्या है? अब डिटरमिनेट क्या होता है समझिएगा, या डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको पूरा ही लिखते हैं स्ट्रक्चर। कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग डिटरमिनेट बोल सकते हैं जिसको सिंपल ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करके हम लोग सारे मेंबर, सारे रिएक्शन का वैल्यू निकाल पाए, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट। बात समझ में आया कि सभी का फोर्सेस, स्ट्रक्चर में सभी मेंबर का फोर्सेस मैं निकाल पाऊं विद किसके वजह से? हेल्प लेना है किसके वजह से? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की वजह से, विद हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब जनरली हम लोग 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जस्टिफाइड करते हैं। 2 डायमेंशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, इस पे डिटेल बात किया हूं, मैं थोड़ा सा तेज बात कर रहा हूं यहां पे। समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ m इक्वल टू 0, जिसको mz भी लिखा जाता है, समेशन ऑफ mz इक्वल टू 0। जब 2 डायमेंशनल इक्वेशन होते हैं तो 3 नंबर इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं, 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं। ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हम लोग इस पे ज्यादा नहीं बात करेंगे। 3D में, 3 डायमेंशनल में यही इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 6 नंबर के हो जाते हैं। कौन कौन सा? जो समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0, 3 डायमेंशनल है तो समेशन ऑफ fz इक्वल टू 0, समेशन ऑफ mx इक्वल टू 0, समेशन ऑफ my इक्वल टू 0, समेशन ऑफ mz इक्वल टू 0। ये 6 कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। किसके लिए? ये तो जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, समझिएगा, तो हमारे पास 6 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, तो ये 6 अननोन को सोल्व कर सकता है। तो जब कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा हो जो सिर्फ और सिर्फ इन 6 से, 3 डायमेंशनल, जब 2 डायमेंशनल हो तो ये 3 इक्वेशन से हम लोग पूरे स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर पाए,
फोर्स का डिटर्मिनेशन कर पाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब हम लोग बचपन से ही समझते आ रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होने चाहिए सोल्व करने के लिए, तभी हम लोग सोल्व कर पाएंगे। अगर एक भी ज्यादा हो गया अननोन, नंबर ऑफ अननोन एक भी ज्यादा हुआ, तो हम लोग उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। सेम यही कंडीशन है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का। मैं यहीं पे लिखता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा अभी हम लोग बात करते हैं। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन जो है, अननोन वैल्यू जो है ज्यादा है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। क्या है? नंबर ऑफ अननोन वैल्यू, नंबर ऑफ अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू क्या होगा? सपोर्ट रिएक्शन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? मेंबर का लोड हो सकता है, मेंबर के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं ये हो सकते हैं। सपोर्ट क्या है हम लोग बात कर चुके हैं। अभी भी मैंने समझाया कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सपोर्ट के थ्रू बिना फेल किए पास कर जाए, रेसिस्ट कर जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को ही हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल ये है। तो अभी थोड़ा सा समझ में आया डिटर्मिनेसी क्या है, इनडिटर्मिनेसी क्या है, ये हम लोगों को समझ में आया कि क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन भी समझ में आया। अब थोड़ी सी बातें हम लोग कंपैटिबिलिटी के बारे में भी कर सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो आप यहां से दो चीजें याद रखेंगे कि 2 डायमेंशनल में 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 3 डायमेंशनल में 6 नंबर ऑफ इक्वेशंस है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और कौन कौन है जो आपके सामने लिखा हुआ है। और इसका डिटेल हम लोग बीएमडी एसएफडी के फर्स्ट लेक्चर में ही कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा यहां पे कम टाइम लूंगा। अब मसला क्या है कि कंपैटिबिलिटी क्या है, ये हम लोग खूब यूज करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। तो कंपैटिबिलिटी या तो मेंबर का हो सकता है, सपोर्ट का हो सकता है, और कंपैटिबिलिटी ज्वाइंट का हो सकता है। अब कंपैटिबिलिटी क्या है ये थोड़ा सा समझने में मेहनत लगेगा और उसको समझना जरूरी है। इसका यूज मैंने फर्स्ट टाइम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया था, जब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज किया था। अब वो क्या है वहां पे हम लोगों ने बताया था कि जो हम लोग इससे यूज नहीं कर पाएंगे तो एक्स्ट्रा इक्वेशन कंपैटिबिलिटी का ले आते हैं, उससे हम लोग यूज करके एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बन जाता है, उसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं। अब कंपैटिबिलिटी क्या है, जैसे हम लोग ये डेली लाइफ में यूज होने वाला वर्ड है कि कंपैटिबल हो। जैसे कोई गेस्ट आए और बेडरूम में सोने के लिए गए तो उनसे पूछते हैं कंपैटिबल है ना, सब कुछ सही है, कंपैटिबिलिटी है, नींद आ जाएगी, तकिया चाहिए, गद्दा चाहिए। अगर उनका सिनेरियो कंपैटिबल नहीं है तो उनको नींद नहीं आएगी। हो सकता है अचानक घर में बहुत ज्यादा गेस्ट आए कि गर्मी का दिन है और एक बेड पे 4 बंदे सुला दिए हो, तो कंपैटिबल नहीं है सिचुएशन। यही सेम चीज अगर आप मेंबर के ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड डाल दिए हो, ताकि उस एक्स्ट्रा लोड को बियर नहीं कर पा रहा है और मेंबर फेल हो रहा है, सपोर्ट फेल हो रहा है, ज्वाइंट फेल हो रहा है, तो ये किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं था, इसी के वजह से फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर कंपैटिबल होगा तो एक लिमिटेड अमाउंट में वो डिफ्लेक्शन भी करेगा, लिमिटेड अमाउंट में फोर्स को रेसिस्ट भी करेगा, लिमिटेड अमाउंट में ज्वाइंट फोर्स को रेसिस्ट भी करेगा। अगर उससे ज्यादा दोगे तो ज्वाइंट फेल होंगे, अगर उसके ताकत से ज्यादा स्ट्रक्चर के ऊपर लोड दोगे तो मेंबर फेल होंगे। सपोर्ट रिएक्शन जिसका उससे ज्यादा लोड डालोगे तो सपोर्ट रिएक्शन फेल होंगे। यही है कंपैटिबिलिटी स्ट्रक्चर का।
और कुछ भी नहीं है। अब सपोज दैट इसको करना क्या है कि ये एक कंटिन्यूटी और गुड फिट ऑफ मटेरियल कंपोनेंट मेंबर जब डिफॉर्म्ड हो रहा है तो हम लोग इसी को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंटिन्यूटी, ये बातें को हम लोग देखेंगे, डिफॉर्म्ड क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, इन सब को हम लोग अब फिगर से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूं और थोड़े से चीजें को हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। फील आएगा कंपैटिबिलिटी क्या है ये। बड़े ध्यान से देखिएगा, कंपैटिबिलिटी ऑफ मेंबर। फर्स्ट क्या है, कंपैटिबिलिटी ऑफ मेंबर। अब मेंबर का कंपैटिबिलिटी का सिचुएशन क्या है इसको समझना है। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग जानते हैं, अब बार बार इसका बेचारा का यूज कर लेते हैं और इसको कुछ नहीं करते हैं, बड़ा हल्का भी समझ में आता है। मान लीजिए ये एक बीम है जिसके ऊपर हमने लोड डाला है, जितना इसका ताकत था वो रेसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब देखना कि जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं स्पीक आते हैं, यहां पे रिएक्शन क्या आएगा, पी। अगर ये स्पीस, इसका ताकत अगर पी है तो ये फेल नहीं होगा, और इसका ताकत अगर पी से कम है तो ये फेल हो जाएगा, स्ट्रक्चर सपोर्ट फेलियर हो जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं इस लोड के वजह से इसका डिफॉर्मेशन देखता हूं तो अगर ये डिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े हैं, अगर ये डिफ्लेक्शन, अगर ये डिफ्लेक्शन PL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI है या इससे कम है या इतना हो रहा है और स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका कंपैटिबिलिटी सिचुएशन है। लेकिन अगर ये इतना डिफ्लेक्शन होने के लिए अगर ये फेल हो जाए और ये मेंबर क्या हो जाए, टूट जाए, ये मेंबर टूट जाए, तो मैं बोलूंगा कि इस सेक्शन का कंपैटिबिलिटी मेंटेन नहीं है ड्यू टू फ्रैक्चर इन मेंबर। किसके वजह से इसका कंपैटिबिलिटी मेंटेन्ड नहीं है, ड्यू टू फ्रैक्चर इन मेंबर के वजह से। क्योंकि अब ये क्या होगा, और ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, फ्रैक्चर हो गया, फेल हो गया, तो ये क्या करेगा, और ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, कहानी यहां पे आएगी। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे और जाते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे हम लोग अगर जाएंगे, और तो अगर इसको देखते हैं, मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, यहां पे हिंज है, रोलर है, और यहां पे भी रोलर मैंने इस तरीके से लगा दिया, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। ये है, ठीक है, रोलर ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं, दोनों सेम है। ये पोर्शन का नाम ए है, इस पोर्शन का नाम बी है, इस पोर्शन का नाम सी है। अगर मैंने इसके ऊपर लोड लगाया P, और इस P के वजह से इसका जो डिफॉर्मेशन होगा, ऐसा, मैं इसको एक लाइन में दिखाना चाहता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ये डिफॉर्मेशन ऐसे होकर के ऐसे हो जाएंगे, और ये सेक्शन यहां पे उठ करके चले जाएंगे। अब देखो यहां पे दो चीज हुआ, एक तो बी के ऊपर स्लोप सडन चेंज हुआ है,
और इस लोड के वजह से ये रोलर था तो सिर्फ एक ही रिएक्शन ले सकता था, इसको पकड़ के नहीं रख सकता, तो ये क्या हुआ है, उठ गया है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, सडन चेंजेस इन स्लोप एट बी और सी पॉइंट पे सडन क्या हो गया है, लोकेशन चेंज हो गया है। ये इसी लोकेशन को मेंटेन्ड नहीं किया है, इसी लोकेशन को मेंटेन नहीं किया है। इसी वजह से इसको मैं कह सकता हूं कि इसकी कंपैटिबिलिटी मेंटेन्ड नहीं है, इसका कंपैटिबल सिचुएशन सही नहीं है। तो ये दो वजह से, सडन चेंज इन स्लोप एट बी और सी क्या हुआ है, उठ के चला गया है, क्योंकि रोलर है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन को ले सकता है। तो ये अगर मैंने ऐसे फोर्स लाया तो ऐसे ये क्या हो गया, उठ गया, तो कंपैटिबल कहां रहा, ये तो डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसको बोल सकते हैं कंपैटिबिलिटी नॉट मेंटेन्ड। क्यों, क्योंकि सी पे डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्शन जीरो, स्लोप नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्शन यहां पे क्या हुआ, यहां से यहां तक क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो चुका है, इसलिए इसका कंपैटिबिलिटी क्या हो गया है, चेंज हो गया। क्लियर। अब दूसरा चीज हम लोग और देखते हैं, सपोर्ट का। मान लीजिए एक इस तरीके से हम लोग देखें, वहां मेंबर देखें, अगर मेरे पास ये एक लोड में लगा रखा हूं और यहीं से ये ऐसे हो जाए, यहां पे हम लोग क्या जानते हैं, डिफ्लेक्शन में क्या पढ़े, इसलिए डिफ्लेक्शन पढ़ना जरूरी है। यहां पे डेल्टा भी जीरो होगा और थीटा भी जीरो हो गया, लेकिन यहां पे अगर हम लोग स्लोप इसको डालते हैं, यहां पे अगर हम लोग इसका स्लोप डालते हैं तो ये क्या है, थीटा है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये सपोर्टेड के वजह से क्या हो गया है, कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबिलिटी इसका मेंटेन नहीं हुआ है। अब बहुत सारे देखो, इस पे ज्वाइंट पे मैंने बात किया, सेक्शन पे बात किया, यहां मेंबर पे बात किया, यहां पे सपोर्ट पे बात किया, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैटिबिलिटी क्या है। तो इसीलिए हम लोग जब याद होगा, सोम में जब ऐसा सेक्शन आता था, एक मेंबर, दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर, फिर फोर्स लगता था, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से कहीं फोर्स लगाता था, तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्या करते थे कि इसका कंपैटिबिलिटी सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए, ये फिक्स्ड है तो इससे ज्यादा लेंथ नहीं होना चाहिए, इसका डिफॉर्मेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, डेल्टा ए बी सी डी, डेल्टा ए बी प्लस डेल्टा बी सी प्लस डेल्टा सी डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसी को मेंटेन करते थे ना। क्यों, क्योंकि अगर ये कंपैटिबिलिटी मेंटेन नहीं होगा तो स्ट्रक्चर फेलियर होगा, हम लोग सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ये इक्वेशन लगाते थे, अगर ये डेल्टा जीरो हो जाए, ये बढ़े ऊपर नहीं जाए, घिसके नहीं, वो फ्रैक्चर ना हो और यहां पे स्लोप जीरो ना हो, जीरो हो, तो हम लोग बोलेंगे कि कंपैटिबिलिटी क्या है, मेंटेन है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन समझने की बस कोशिश करो, समझ में आ जाएगा कि क्या है। यह है पूरा कंपैटिबिलिटी वर्ड का मीनिंग। तो यही कंपैटिबिलिटी को सोच करके हम लोग हर एक ज्वाइंट पे, मेंबर के ऊपर, स्टेप, ये सपोर्ट के ऊपर से मिला करके हम लोग को कोशिश रहता है, ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में, किसी को यूज करके हम लोग इक्वेशन को डिराइव करें, इक्वेशन को बनाएं और उसको हम लोग यूज करें। चलिए, ये समझ में आ गया। अब एक स्ट्रक्चर और मैं समझाता हूं, ज्वाइंट। ज्वाइंट नहीं समझ में आया ना अभी तक? अब ज्वाइंट क्या है समझिएगा। मान लीजिए एक फ्रेम है, ठीक है, ये मान लीजिए फिक्स सपोर्ट है। अभी हम लोग सपोर्ट पे भी आएंगे। ये फिक्स सपोर्ट है, इसके ऊपर हमने लोड डाल दिया P या कुछ और, ठीक है। इस P के वजह से ये क्या हुआ है, डिफॉर्म हो गया है। समझिएगा, डिफॉर्म हो गया है। अब इसका मतलब जब यहां के बीच में 90 डिग्री था, तो ये वाले स्ट्रक्चर के बीच में ये वाले भी 90 डिग्री होने चाहिए, लोड लगने के बाद भी, लोड लगने के बाद भी 90 डिग्री होने चाहिए। तो अगर ये 90 डिग्री नहीं है और अगर ये स्लोप 90 डिग्री नहीं है, इसका मतलब कि ये कंपैटिबल नहीं है।
इसलिए जब आप देखते होंगे कि ये लोड को बैलेंस करना होता है तो हम लोग इसको भी इस तरीके से डिफॉर्म करते हैं, और अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं इसको, बस इसको भी ज्वाइंट पे समझ लीजिएगा। इस तरीके से ऐसे करके हम लोग क्या मानते हैं, ऐसे करके ये कि डिफॉर्म हो रहा होगा ऐसे, तो यहां और यहां के बीच में फिर क्या रहता है, मेंटेन रहता है 90। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कि ज्वाइंट पे क्या हुआ है, कंपैटिबिलिटी लॉस हुआ है, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये ज्वाइंट फेलियर भी हो सकता है। तो अगर कंपैटिबिलिटी आप मेंटेन नहीं करते हो तो स्ट्रक्चर जा रहा है कहां, फेल की तरफ। ये तो यही चीजों को हम लोग यूज करते हैं। और एनर्जी तो आप जानते ही हैं कि अलग अलग मोमेंट जब जनरेट होता है तो मोमेंट के कारण भी एनर्जी स्टोर हो सकते हैं, शियर फोर्स के कारण भी, एक्सियल फोर्स के कारण भी, टॉर्जन के कारण, तो ये चार के कारण एनर्जी हो सकते हैं। और यही चार मेंटेन जनरली फोर्स जनरेट होते हैं किसी भी मेंबर में। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे और थोड़े से और चीजें को समझेंगे, और हम लोग बात करेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन क्या होता है। सपोर्ट रिएक्शन बड़े ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट रिएक्शन पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो मैं लिख देता हूं हेडिंग, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्टकट में लिख दिया है सपोर्ट रिएक्शन। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन बीएमडीएसएफडी में भी मैं बताया हूं कि कैसे हम लोगों को मेंटेन करना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन क्या है, जनरली हम लोगों ने बात किया था कि रिएक्शन क्या है। चलिए मैं फिर से थोड़े से बात करता हूं कि रिएक्शन क्या है। हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन क्या है। अब इसको समझने के लिए बड़ा आसानी से मैंने एक लाइन बताया था, अगर उसको आप समझ जाएंगे तो कहानी समाप्त हो जाएगा। जिस किसी सपोर्ट के ऊपर, देसी भाषा में समझिएगा इसको, ज्यादा इंग्लिश में मत समझने की कोशिश कीजिए, फिर समझ में नहीं आएगा। देसी भाषा में समझिएगा, जिस सपोर्ट पे जो नहीं हो रहा है वही उसका रिएक्शन है। नहीं समझ में आया, बोलो ये क्या बोल दिए। अब ये कोई बुक में नहीं मिला हुआ रहेगा, ये ऑब्जर्वेशन है। इसी को टेक्निकली लोग बोलेंगे इसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन है क्या। मान लीजिए ये है रोलर, इसके ऊपर हमने लोड डाला है और ये रोल करना स्टार्ट कर दिया है इसके ऊपर या इसके ऊपर, ऐसे हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हो गया, फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हो गया। तो क्या ये जो ज्वाइंट है इसका रिएक्शन आया क्या। रिएक्शन का मतलब कि हम खींच रहे हैं, वो कह रहा हम नहीं खींचने देंगे। मैं घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, वो कह रहा मैं नहीं घुमाने दूंगा। मैं उसको बेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, वो कह रहा मैं नहीं बेंड होने दूंगा। तब ना रिएक्शन हुआ जी, बात समझिएगा, तभी तो रिएक्शन हुआ ना। अब मैं यहां खड़ा हूं और मेरे वजह से, लोड के वजह से अगर ये अर्थ नीचे की तरफ चलता चला जाए तो रिएक्शन कहां लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे लोड को रेसिस्ट ही नहीं किया तो रिएक्शन कहां जनरेट किया। तो इसी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सपोर्ट, जो चीज नहीं हो रहा है वही उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि वो तो सपोर्ट है। अगर नहीं हो रहा है, हमने लोड लगाया और नहीं हुआ उस लोड के वजह से चेंजिंग, इसका मतलब वो सपोर्ट में कोई जान है जो उस फोर्स को क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। हमारे फोर्स की वजह से उसका रिएक्शन आ रहा है, रिएक्ट कर रहा है। यही तो हुआ रिएक्शन, और क्या हुआ। अब सपोज दैट हम लोग सबसे पहली बात करते हैं फिक्स सपोर्ट। देखो बीएमडीएसएफडी में हम लोग ये सब बात किए हैं, लेकिन फिर से हो सकता है कुछ लोग नए लोग देखेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सपोर्ट पे ऐसा, ठीक है। अब मैंने लोड डाला, ये फिक्स्ड का मतलब क्या है
कि हमने इसको इस तरीके से पकड़ लिया है। जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जब मैं इधर की फोर्स डाल रहा हूं तो नीचे नहीं जा रहा है, जब मैं इधर लगा रहा हूं तो ऊपर नहीं जा रहा है। ना तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ना तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, ना तो एक्स डायरेक्शन में, ना तो वाई डायरेक्शन में, और जेड एक्सिस पे ये जेड में रोटेशन भी नहीं हो रहा है। तो इसी का मतलब क्या है कि इस पे मैंने खींचा तो ये रिएक्शन नहीं आया, ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। इसका मतलब इसके वजह से कुछ ना कुछ इसके पास कुछ रिएक्शन जनरेट हुए हैं, दैट इज आर एक्स। अगर मैं इसके ऊपर बैठ गया और इसको देख रहा हूं कि ये लोड नीचे ऊपर नहीं हो रहा, चाहे धक्का मार रहा हूं ऊपर की तरफ, ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये भी एक रिएक्शन है आर वाई। और अगर मैं इसको बेंड करने की कोशिश किया, बेंड नहीं हो रहा है, तो ये भी इसका क्या है, रिएक्शन है एम। इसका मतलब फिक्स सपोर्ट पे जब आप 3 लोड डालोगे, उस तीनों लोड के वजह से यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ है, कोई ना कोई तो उसको रेसिस्ट किया है, वही उसका क्या है, रिएक्शन है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, 3 है। नंबर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 है। और कौन कौन से हैं 3, आर एक्स है, आर वाई है, और एम है। यही है ना, ध्यान से। दूसरा क्या है, हिंज। हिंज को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पे गोल लगा देते हैं, और ये इस तरीके से है। यहां पे कोई लोड हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब ये दोनों लोड का स्ट्रक्चर में थोड़े से मायने अलग हैं, तो हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो इस तरह का लोड के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात देखिएगा, इन दोनों का क्या मीनिंग है वो भी मैं समझाऊंगा कि क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिटर्मिनेशन में थोड़ा सा इसका एक यूज होगा, वो हम लोग बात करेंगे। अब देखो हिंज क्या है, मान लीजिए ये है, इसको मैंने पकड़ लिया है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं लोड डाल रहा हूं तो ये रेसिस्ट कर रहा है, इसको मैं पकड़ के खींच रहा हूं तो ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां पे एक रिएक्शन ये आर वाई और एक रिएक्शन ये आर एक्स। इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन कितने, 2। क्योंकि अगर हिंज है, जैसे दरवाजा है, आप उस दरवाजे को पकड़ करके ऊपर करो तो नहीं होगा, खींचो तो नहीं आएगा, लेकिन रोटेशन हो रहा है। जब रोटेशन हो रहा है, मोमेंट जनरेट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या किया, मोमेंट को रेसिस्ट नहीं किया है। तो जब मोमेंट को रेसिस्ट ही नहीं किया है तो उसका ताकत कहां यूज हुआ, तो उसका रिएक्शन कहां लगा, नहीं लगा। इसलिए यहां पे रिएक्शन कितने आते हैं, 2। कौन सा, आर वाई का और आर एक्स का। एम आई राइट। थर्ड क्या है, रोलर। रोलर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच स्पैन पे रोलर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच स्पैन पे गोल बना करके इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो ये रोलर है, ये है इस तरीके से, क्या है, ये रोलर है इस तरीके से। मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, ये रोल करने लग गया। जैसे स्लाइडर, बड़ा सा दरवाजा है, गेट, मेन गेट होता है, उसको रोलर के ऊपर, चक्का के ऊपर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो उसको जब हम लोग लोड डालते हैं, उसका खुद का लोड तो लग ही रहा है, समझिएगा। मोमेंट भी हो सकता है तो रिएक्शन मोमेंट नहीं होगा। ये इधर की तरफ खींच सकता है तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्शन क्या होगा, सीधा सीधा आर वाई। इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्शन कितना, 1, सीधा सीधा क्या, आर वाई। क्लियर है दोस्त। अब मुझे समझना है और क्या क्या वो समझाता हूं। यहां पे ध्यान से देखना, एक हॉरिजेंटल गाइडेड इस तरीके से फिक्स है, और यहां पे इस तरीके से
ये एक लगे रहेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर में यूज होगा। और यहां पे लोड मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो इंक्लाइंड लोड है। अब इंक्लाइंड का मीनिंग मैं समझाऊंगा कि क्या है। एक तो ये, और एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा, या ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा। अब यहां पे ये स्पेशल केस है, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, ठीक है। अब ये देखो, जब लोड डालोगे तो इसको ये फिक्स दिखा रहा है एक तरफ, ये एक तो एक्चुअली से कॉम्बिनेशन है, फिक्स्ड एंड रोलर का कॉम्बिनेशन है। फिक्स्ड एंड रोलर का क्या है? कॉम्बिनेशन। यहां पे फिक्स्ड एंड रोलर का कॉम्बिनेशन है। तो जब हम लोग लोड लगाएंगे तो ये रिएक्शन तो होगा, ये इधर की तरफ ढकेलने नहीं देगा, दैट इज RX। लेकिन जब हम लोग लोड लगाएंगे तो रोलर है, तो इसको क्या करेगा? नीचे की तरफ रोल करेगा, तो RY हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग इसको मोमेंट के तरफ लगाएंगे, इसको घुमाएंगे, तो घूमने नहीं देगा, क्योंकि गाइडेड है, इसको गाइडेड रोलर बोलते हैं। तो M, इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस जो है, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ रिएक्शन यहां पे क्या है? 2। कौन सा? RX और M। M है, इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन M है। सिमिलरली यहां पे अगर हम इस तरीके से लोड डालेंगे, तो यहां पे क्या है? RY है, और ये रोटेशन नहीं होगा, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं M। यहां पे भी इस तरीके से, और इसको रोल नहीं करने देगा, मोमेंट इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, ये इधर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। बाकी ये रोल तो कर सकता है, इधर उधर तो हो सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो RY, इसलिए ये और ये मैं बोला, और M। तो यहां पे नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना है? 2 है। किसका? RY का और मोमेंट का, ठीक है। अब मसला क्या है, यहीं पे हम लोग समझते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन एकाक, कि देना कुछ चाहता है, दे कुछ और देता है, उसके हिसाब से कभी कभी चेंज हो जाते हैं। ये सब बातें जब हम लोग करते हैं, तो ये सारे के सारे जो बातें अभी हमने किया है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बातें किया है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। अगर हम लोग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बातें करना स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इसी को मैं थोड़ा सा यहीं पे स्पेस बना करके बात करता हूं। इसी में हम लोग, ये है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसी में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, तो 3 का 6 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, और 1 का 1 ही रहेगा। 3 डायमेंशनल में नंबर ऑफ रिएक्शन कितने हैं? अगर फिक्स हैं तो 6 हैं, हिंज हैं तो 3 हैं, क्योंकि RX, RY, RZ, ठीक है। यहां पे क्या होंगे? RX, RY, RZ, यहां पे यही, और यहां पे MX, MY, MZ, RX, RY, RZ, 6, ठीक है। तो अगर ये 3 डायमेंशनल में नंबर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, तो 3 डायमेंशनल में फिक्स सपोर्ट है तो 6, 3 डायमेंशनल में हिंज है तो 3, 3 डायमेंशनल में रोलर है तो ये। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? अब मसला जो अभी हमने बात किया, कि हम लोग के पास अगर कुछ भी नहीं हो, अब मैं थोड़ा सा चीजों को अपने हिसाब से मैं यहां से टर्न कर रहा हूं, जो मैं शॉर्टकट यूज करूंगा बाद में, उसका मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन यहां पे यूज करना चाह रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, एक बार समझ में आ गया ना, मामला खत्म है। 10 सेकंड में बोला हूं, ज्यादा बोल दिया हूं, 3 सेकंड से 4 सेकंड में आप जवाब दोगे।
ये आप नोट डाउन बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ये स्पेशल टाइप है थोड़े से, इसको स्पेशल टाइप लिख लीजिए थोड़े से। मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मैं यहां से अपना माहौल बनाना चाह रहा हूं, जो मैं शॉर्टकट बताऊंगा जो आपको काम आएगा। पहली तो बात हम लोग ये समझते हैं, इसको थोड़ा सा घेर देते हैं यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये एक फिक्स्ड बीम है, सॉरी फिक्स सपोर्ट है, और ये फिक्स्ड बीम है। एक और मैं बनाता हूं, इसको बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है कि स्ट्रक्चर सेम है। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक दो घुमा देते हैं, हम लोग इसी के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, ताकि कोई कुछ भी घुमा देना तो हमें समझ में आ जाए कि क्या है। अगर कभी इस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड इंक्लाइंड इस तरीके से लगा दे, या कभी लोड इस तरीके से लगा दे, तो हमें घबराने की जरूरत है ही नहीं। अब ये मामला समझिएगा, अभी हमने इंक्लाइंड लगाया था, अब इसको मैं गंदा कर सकता हूं, रिक्वेस्ट है बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं माहौल अब बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, जो हम शॉर्टकट यूज करेंगे, तो इसको मैं थोड़े से अपने तरीके से मोल्ड किया हूं, किताब उताब में नहीं मिलेगा, प्लीज ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान, जितना आप सोच नहीं पा रहे हो ना, बहुत आसान होगा, उसको बताऊंगा मैं। ये हमने इंक्लाइंड लगाया, समझिएगा, तो इसको अगर मैं फिर से बनाऊं, यहां पे इंक्लाइन लगाने का मतलब क्या है, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं, रिजॉल्व कर सकता हूं, एक और एक। हट गया। इसका मतलब जब इधर का फोर्स आ रहा है तो इसको रिएक्शन करने के लिए एक फोर्स इधर की चाहिए, और ये फोर्स आ रहा है तो मुझे समेशन ऑफ एफ वाई चाहिए, और इसके वजह से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है तो मोमेंट इधर की चाहिए। रिएक्शन मुझे क्या करना होगा, अपोज करना होगा। अब देखिए, ये इधर की तरफ आ रहा था, ये चाह रहा है कि मैं डिस्प्लेस ना हूं, तो ये इधर की फोर्स लगाएगा। ये ऊपर से लगा रहा है, चाह रहा है कि मैं नीचे ना जाऊं, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाया। ये फोर्स इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कह रहा है तू इधर घुमा, तो मैं इधर की तरफ लगाऊंगा, जिसका डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट के कारण रोटेशन नहीं होगा। इसीलिए हम लोग जब इंक्लाइंड के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी लोड यहां पे ना दिया जाए, तो हम लोग मैक्सिमम ये कंडीशन को एज्यूम करके चलते हैं। इसीलिए हमने 3 नंबर ऑफ क्या सपोर्ट रिएक्शन को एज्यूम किया है। अब मसला ये वाला यहां पे है, इसका मतलब ये लोड का कुछ एक्सिस के थ्रू टूटेगा, तो यहां से इसका अगर मैं ब्रेकअप करता हूं इसको, तो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ। अब देखो, इसको दबा रहा है और यहां से खींच रहा है, तो एक रिएक्शन यहां पे, एक रिएक्शन यहां पे अगर मैं देखता हूं, दिख रहा है क्या कंप्यूटर वहां से जी, ये वाला ग्रीन, इस लोड को रेसिस्ट करने के लिए दूसरा रिएक्शन, और ये मोमेंट को करने के लिए फिक्स मोमेंट, तीसरा रिएक्शन। लेकिन यहां पे क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसको सपोर्ट कर सकता है, इस लोड को मैं ये रिएक्शन से बैलेंस कर लूंगा और मोमेंट से बैलेंस कर दूंगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, वर्टिकल लोडिंग है, एक्सेप्शन है, ध्यान से, अगर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोडिंग है, इसका मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स जो है ऑलरेडी 0 है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगा है, तो ये सपोर्ट एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, ये सपोर्ट एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स को रेसिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये रिएक्शन कहां से होगा। तो ऐसे केस में यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन जो होंगे, रिएक्शन एट सपोर्ट जो होंगे, दिख रहा है, सपोर्ट जो होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे, 2 होंगे, क्या होंगे, 2 होंगे। अब जब 2 होंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ इक्वेशन क्या लिखे होंगे,
नंबर ऑफ इक्वेशन क्या लिखे होंगे, यही लिखे होंगे ना, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या हुए, 2 हुए। तो जब वर्टिकल फोर्स लगता है तो ऐसा हम लोग क्यों मानते हैं, और जब इंक्लाइंड फोर्स लग रहा था तो हम लोग ऐसा क्यों मानते हैं। अब समझ में आया ना। अब यहां पे नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 रिएक्शन को मुझे सोल्व करना है, तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ये तीनों मिलाकर के, इसलिए नंबर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, 3 होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, मैं दूसरे की बात नहीं किया हूं। अगर सिमिलरली देखोगे तो 3 इसका भी होगा, 3 इसका भी होगा। तो नंबर ऑफ इक्वेशंस तो अभी भी 3 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितने हो जाएंगे, 3 इधर 3 इधर। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं। एक के पास कितना होगा, अगर कुछ भी नहीं है या कोई लोड नहीं है या इंक्लाइंड लोड दे दिया है या कोई लोड नहीं दिखाए, ऐसे दिखा दे सिंपल, तो हम लोग ये सोचेंगे मैक्सिमम 1 फोर्स, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 3, ये सोचेंगे। अगर इस तरीके से दिखा दिया है, लेकिन एग्जाम में कई बार ये दिखाने के बावजूद भी 3 रिएक्शन यूज कर लेता है, कहीं कहीं है, 1-2 क्वेश्चन में ऐसा एरर है जो आपको थोड़े से कंसीडर करने पड़ेंगे सर। ठीक है, तो यहां पे नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन अगर ऐसा है तो 2, और 2 को सोल्व करने के लिए मुझे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना चाहिए, 2 ही चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमें क्या करना है, ना तो यहां पे एक्स डायरेक्शन में कोई डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन चाहिए, ना तो वाई डायरेक्शन में चाहिए, ना तो जेड डायरेक्शन में चाहिए, कहीं पे कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझने में जरूरत पड़ा होगा। कितने देर का लेक्चर हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा और अपने तरीके से इसको मोल्ड करता हूं, अपने तरीके से इसको थोड़ा सा और समझाता हूं। अब मेरे को ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो उसको यूज करूंगा। मैं बोला हूं ना 10 सेकेंड, मतलब मैक्सिमम 10 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए 2। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करता हूं। अब ये सब क्यों बातें बोल रहा हूं, जो समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन बस समझते चले जाना है आपको कि हम लोगों ने क्या बोला है। ये थोड़े से, मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे डिटर्मिनेसी में हम इसका यूज करेंगे, जो कि कहीं कोई बुक में ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 3 सेकंड से 5 सेकंड में खल्लास हो जाएगा, डीएस, डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी। अगर मैं बोलूं, समझिएगा ध्यान से, अगर मैं बोलूं इसको फिक्स, ये फिक्स्ड है, ध्यान से, अगर ये फिक्स्ड है और मुझे इसको फिक्स्ड बनाना है तो कितने रिएक्शन इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 0। मैंने क्या बोला, अगर ये फिक्स्ड है और मुझे इसको फिक्स्ड बनाने हैं तो इस पे ऐड कितना करना पड़ेगा रिएक्शन, 0। इसको बोलते हैं रिएस्ट्रेंट एडेड। इसको क्या बोलते हैं, रिएस्ट्रेंट एडेड। मतलब कितने रिएक्शन को और ऐड करूं, एडेड इज इक्वल टू 0, कि वो फिक्स्ड बन जाए।
वो क्या बन जाए, फिक्स्ड बन जाए। क्या बन जाए, फिक्स्ड बन जाए। अगर मैं बोलूं कि इस रिएक्शन को मुझे फिक्स्ड बनाना है तो कितने मुझे एडेड करने पड़ेंगे, ये बताइए। अगर हिंज है, इसको रिएस्ट्रेंट करना है और फिक्स, रिएस्ट्रेंट करना मतलब यहां पे फिक्स्ड बनाना है, मेरा टारगेट है फिक्स्ड बनाना है, तो इसमें कितनी रिएक्शन ऐड करूं, तो रिएस्ट्रेंट एडेड ये एक्स्ट्रा है इज इक्वल टू 1। रिएस्ट्रेंट एडेड 1। अगर ये रोलर है, इसके पास रिएक्शन कितना है, 1, मुझे इसको फिक्स्ड बनाना है तो रिएस्ट्रेंट एडेड कितना होगा, रिएस्ट्रेंट एडेड, इसको अलग नोटबुक में लिखना, 2 होगा। मुझे फिक्स बनाना है तो रिएस्ट्रेंट का मतलब क्या, उसको मूवमेंट ना करने देना है। तो अगर हिंज है तो इसके पास 2 मूवमेंट तो पहले ही से रुका हुआ है, एक ही मूवमेंट था ना कि मोमेंट, तो अगर मैं मोमेंट को रोक देता हूं तो ये फिक्स जैसा काम करेगा। तो हमने क्या किया, एक रिएस्ट्रेंट इसमें ऐड किया, एक रिएक्शन इसमें ऐड किया, दैट इज रिएस्ट्रेंट एडेड 1। यहां पे क्या था, रोलर के पास एक रिएक्शन तो पहले ही से था, मुझे फिक्स बनाना है तो 2 मुझे क्या करना होगा, और ऐड करना होगा, एक इधर से बचाना होगा और एक मोमेंट बचाना होगा। तो रिएस्ट्रेंट एडेड कितना, 2। अगर मैं यहां पे बोलूं कि रिएस्ट्रेंट एडेड कितना, रिएस्ट्रेंट एडेड कितना ताकि ये फिक्स बन जाए। देखो 2 तो अभी इसके पास है, मोमेंट नहीं हो रहा था यहां पे, आर एक्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, तो मुझे एक ही तो ऐड करना है, आर वाई। तो रिएस्ट्रेंट एडेड कितना, 1। यहां पे 2 तो है, तो इन दोनों कंडीशन के लिए रिएस्ट्रेंट एडेड कितना, रिएस्ट्रेंट एडेड कितना, तो हम लोग बोलेंगे 0 1। रिएस्ट्रेंट एडेड कितना, 0 1। रिएस्ट्रेंट एडेड कितना, 0 1। थोड़ा सा समझ में आया क्या? अभी भी मैं डिटर्मिनेसी को बस एक्सप्लेन किया हूं कि क्या होता है, इनडिटर्मिनेसी को एक्सप्लेन किया हूं कि क्या होता है। अभी भी मैं डिटर्मिनेसी बताया नहीं हूं कि निकालना कैसे है और कितने टाइप के होते हैं। अब मैं इसको हटाता हूं, तो ये बात समझ में आया कि रिएस्ट्रेंट एडेड का मतलब मुझे फिक्स बनाना है, तो 1 है, 2 और ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 फिक्स बनाना है। 2 है, 1 और ऐड करेंगे, रिएस्ट्रेंट एडेड। 2 है, 1 और ऐड करेंगे, 2 है, 1 और ऐड करेंगे, 2 है, 1 और ऐड करेंगे, रिएस्ट्रेंट एडेड। लग रहा कि ये तो उल्टा चीज बता रहे हैं सर, तो बड़ा कहानी आसान सा है, बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूं, अब मैं अपना बेस बनाता हूं। देखो जो लेंदी मेथड है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है उस पे मैं ज्यादा चर्चा कर रहा हूं, ताकि एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन को देखते ही उड़ा दे। देखने में डर लगेगा लेकिन हम लोग उड़ा देंगे 10 सेकंड से कम में। ये अब मैं आपसे एक सिल्ली सा क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको लग सकता है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। पेड़ देखे हैं, ट्री देखे हैं? ट्री में कोई सा पेड़ ऐसा देखे हैं जिसमें 2 जड़ हो, 2 रूट हो? नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। या पेड़ में ऐसा देखें कि एक तना ऐसे और यही घूम कर के दूसरे तने के साथ ऐसे गोल लूप कभी पेड़ में देखे हैं क्या? कि एक पेड़ से गए फिर दूसरे से चढ़ करके आ गए, ऐसे रोल गोल सा, ऐसा कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे।
यही दो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यूज करेंगे और डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी बनाएंगे। अब मामला यह है ट्री कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूं। ट्री कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर हम लोग डिटर्मिनेसी इंडिटर्मिनेसी बनाएंगे। ट्री कॉन्सेप्ट में क्या है, दो चीज कि रूट ओनली वन होते हैं। रूट क्या है, ओनली वन, रूट ओनली वन, और नो लूप इन किसको, उसको क्या बोलते हैं, स्टेम, तना, क्या बोल सकते हैं उसको, टहनी। नो लूप इन ट्री, ट्री में कोई लूप नहीं होता, बस ये समझना। अब इसको समझना क्या है कि पेड़ कैसा हो सकता है, ऐसा है तो ये एक जड़ है जिसको हम हिला नहीं सकते हैं। टहनी ऐसा हो सकता है, 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 ऐसा हो सकता है। कोई टहनी ऐसा नहीं होगा कि ये इससे कनेक्टेड होगा, एक लूप बन जाए, ऐसा नहीं होगा, समझिएगा। या इसके साथ ये कनेक्टेड हो जाए, ऐसा कोई लूप नहीं बनना चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसा कभी देखे हो पेड़ में, नहीं देखे हो। दूसरा, ये जो होना चाहिए फिक्स होना चाहिए। पेड़ ऐसा थोड़ी सुबह में सोए, रात में सोए थे तो पेड़ यहां था, और सुबह में सोए तो पेड़ यहां पे हो गया, ऐसा थोड़ी है। या पेड़ को जाकर के हम धक्का मारेंगे तो ऐसा गिर थोड़ी जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। इसका मतलब कि ना तो ऊपर जा रहा है, ना तो एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कहीं चेंज हो रहा है, ना तो ट्री को हम लोग धक्का देकर के रोटेट कर सकते हैं एक पार्टिकुलर लिमिट तक। हर एक किसी का अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। कोई पेड़ को जाकर के ऐसे फोर्स डालोगे तो रेसिस्ट तो करेगा ना। अब बुलडोजर से जाकर के धक्का मारोगे तो बेचारा तो गिरेगा ही ना। तो कोई भी स्ट्रक्चर है, अब घर इतना बढ़िया बनाओ, घर बुर्ज खलीफा बना दो, उस पर रोलर चलाएंगे, उस पर बुलडोजर चलाएंगे, टूटेगा ना भाई, टूटेगा एक लिमिट तक। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है, अब मैं क्यों ऐसा बनाया हूं समझना, कोई स्ट्रक्चर ऐसा है तो हम लोग इसमें एक और ऐड कर देंगे, जो हम लोग बात कर रहे थे रिस्ट्रेंट एडेड, तो ये क्या बन जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। अब पेड़ बन गया, जड़ बन गया। अगर कोई रोलर था ऐसा, अब इस पे क्या है, ऐसे ऐसे हो सकते हैं, पेड़ का जड़ ऐसे ऐसे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे ये है और ये मोमेंट भी कर सकता है, मोमेंट हो सकता है, तो रिएक्शन नहीं है, तो ऐसा पेड़ भी नहीं चाहिए। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, टू रिस्ट्रेंट एडेड करना पड़ेगा, एडेड। देन जब दो रिस्ट्रेंट ऐड करेंगे तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये फिक्स्ड बना लेते हैं। जब हम लोग यहां पे हिंज को एक ऐड किए तो ये क्या कन्वर्ट हो गया है, फिक्स्ड में कन्वर्ट हो गया है। ये कॉन्सेप्ट मैं समझाने के लिए ट्री वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा था। अभी भी मसला सोल्व नहीं हुआ है, सोल्व अभी भी नहीं हुआ है। अभी बस आप ये समझे हो, लेकिन ये क्यूरियोसिटी में जगा करके छोड़ दे रहा हूं कि मसला ये है कि पेड़ है, उसमें एक ही रूट होंगे और पत्ते में या टहनी में कोई लूप नहीं होगा, जैसा मर्जी दिख जाए, बट इसमें कोई लूपिंग नहीं होगा, इसमें कोई लूप नहीं होगा। अगर कोई जड़ कमजोर है तो इसको ऐड करके फिक्स्ड बनाना है। अगर ये कमजोर है, रोलर है, तो इसको दो ऐड करके फिक्स्ड बनाना है। इसलिए अभी मैंने समझाया, फिक्स्ड में एडेड क्या है, 0, हिंज में रिस्ट्रेंट एडेड क्या है, 1, रोलर में रिस्ट्रेंट एडेड क्या है, 2। इसी को हम लोगों को यूज करना है और डिटर्मिनेसी बनाना है। तो बस दो बातें आपको समझना है ट्री कॉन्सेप्ट पे, कि कोई भी पेड़ है, कोई भी पौधा है, पेड़ ही समझ लो, जिसके रूट जो होंगे वो एक होंगे, दो नहीं होंगे। ऐसा कोई पेड़ नहीं होता है। इसको भी बता ही देता हूं, दो रूट का मतलब, एक रूट ये यहां पे अपना कुछ तना है, और ये किसी रीजन से ऐसे कोई तना और कोई रूट से इस तरीके से कनेक्टेड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। दो
नहीं हो सकता है। तो इसको हमें काट करके इसको अलग बनाना है और इसको अलग बनाना है। अब इसमें भी गिर रहा है तो इसको हमें रोकना है, तो रिस्ट्रेंट। तो ये सब चीजें अभी हम लोग और समझाएंगे, समझेंगे तो कहानी समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से कि क्या है। तो ट्री कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी निकलवाएंगे और कन्वेंशनल मेथड जो है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे हम लोग को करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी को लेकर के। अभी मैं बस बेस बनाया अपने शॉर्टकट को लेकर के कि हम लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी नया नहीं है, सबको वही वही चीजें हैं। हमने कॉन्सेप्ट को कहीं नहीं उल्टा, बस हमने बस ये बोला कि हिंज है उसको हमें फिक्स बनाना, ऐड करना पड़ेगा। रोलर है तो हमें 2 ऐड करके फिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ कभी भी मोशन नहीं करता है, इसीलिए यही कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना था, इसलिए हमने ऐसा किया। ये चीज समझे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी, डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, कॉलम का बीम का पढ़ेंगे, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। बाद में फिर हम लोग काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे। ट्रस के बारे में हम लोग ट्रस को अलग ही करेंगे, इसको मिक्स नहीं करेंगे ताकि दिमाग खराब ना हो। ट्रस पिंड स्ट्रक्चर है, हिंज्ड स्ट्रक्चर आता है, पिंड बोलते हैं, पिंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो पिंड स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे। ये सब जो हम लोग बात किए और रिजिड स्ट्रक्चर के बारे में बात किए हैं। 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, रिजिड और पिंड। तो ट्रस इज ए पिंड, वहां पे कोई भी ज्वाइंट पे मोमेंट नहीं होता है, मोमेंट नहीं होता है, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स होंगे जो कि कंप्रेशन में हो सकते हैं या टेंशन में हो सकते हैं, मोमेंट ज्वाइंट पे नहीं होता, इसलिए पिंड बोला जाता है। अभी हिंज देखे ना, वो भी पिंड ही है। वहां पे क्या हो रहा है, मोमेंट हो जा रहा है, इसलिए रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो वहां पे रिएक्शन इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत बेसिक से डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे कि कहां क्या है, उसके बाद फिर अपना शॉर्टकट लगा करके इसका काम तमाम करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग चाहते हैं हमारा एनर्जी ऐसे ही बना रहे, तो आप लोग शेयर करते रहें। जो नए बच्चे हैं उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगा ब्रिज टू सक्सेस से। आप और सब वीडियो देख सकते हैं, कोई फालतू का वीडियो नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, आप ले सकते हो। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, अगर कुछ गलत लगे या कुछ और इंप्रूव करने की जरूरत है आपके कोरस्पॉन्डिंग, तो प्लीज कमेंट करके सजेशन जरूर करें। डैम श्योर हो सकता अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं कि हम लोग कितना आसानी से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि स्ट्रक्चर को इतना आसान बनाऊंगा, जितना डर आप रहे हो उससे आपका उतना ही आसान बना दूंगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैक्सिमम बच्चे मेरे को कॉल करके कहते हैं सर इतना कहां कोई पढ़ाता है, इतना कहां कोई पढ़ाता है, इतना क्वेश्चन कोई नहीं कराता है। जितना मैंने क्वेश्चन कराया सारे के सारे सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ईएसई के क्वेश्चन टॉपिक वाइज, गेट के क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवाया हूं मैं। क्लास में डिस्कशन किया हूं, करना नहीं है, सॉल्यूशन नहीं करना, उससे हमें क्या क्या निकालना है उसका सॉल्यूशन डिस्कशन के साथ हमने कंप्लीट किया है। उसी तरीके से स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सारे के सारे ईएस के क्वेश्चन कवर करूंगा, गेट और ईएस वाले में, जेई वाले में थोड़े से कम क्वेश्चन करूंगा, ईएस और गेट वाले के लिए पूरे ईएस का क्वेश्चन करूंगा टॉपिक वाइज, पूरे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का क्वेश्चन करूंगा टॉपिक वाइज, पूरे गेट का क्वेश्चन करूंगा टॉपिक वाइज। ये तीनों कवर करेंगे, फिर क्या मजाल है स्ट्रक्चर एनालिसिस का कि कोई छूट जाए। तो इसके लिए करते हैं। गुड लक, थैंक यू सो मच। प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बच्चों तक पहुंचाएं। बेहतर क्वालिटी, बहुत बेहतर क्वालिटी कंपेयर करें, खुश रहें। चलिए, गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद।